से बदतर हो चुकी है कि आज कोई भी एग्जाम करा लीजिए, जब तक वो वैकेंसी कोर्ट में नहीं पहुंच जाती, हाई कोर्ट में नहीं पहुंच जाती। डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ का जो राजा है पीएम, कृपया करके वो यहाँ मौजूद हो और समझे कि मतलब जॉब भी नहीं दे पाओगे, हमारे नसीब में नहीं है। इसका मतलब तो ये है जैसे जनता कहती है कि पकोड़े बेच लीजिए, चाय बना लीजिए, तो लगता है आज हमें चाय ही बनानी पड़ेगी, पकोड़े ही बेच के अपना जीवन यापन। और हमारे करप्ट हो चुका है जिसका कुछ कहना नहीं है। आज 2019 के वैकेंसी 6 साल हो गए सर, 6 साल में, आज 5 साल में विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो सब चेंज हो जा रहा है, लेकिन हमारा नौकरी 6 साल में कंप्लीट नहीं हो रहा। गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। चारों तरफ दिखाइए क्या नजारा है, थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आकर के दिखाइए चारों तरफ नजारा। ये किस प्रकार से आज रामलीला मैदान जो है खचाखच भीड़ से भरा हुआ है, दिखाइए इधर दिखाइए किस प्रकार तमाम प्रकार के बच्चे हैं, दिखाइए जूम करके दिखाइए, चारों तरफ कैमरा घुमाइए और दिखाइए किस प्रकार से ये भारत भर से बच्चे तमाम शासन प्रशासन मीडिया के लोग मौजूद एसएससी के एग्जाम से दुखी होकर के आज तमाम प्रकार के देख सकते हैं। ये रामलीला मैदान खचाखच देश भर से आए हुए वीरों के साथ, एसएससी के स्टूडेंट के साथ, एसएससी के शिक्षकों के साथ और तमाम प्रकार के समाजसेवी भी, दिल्ली पुलिस के जवान, रैब के जवान, तमाम प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था। अब देख सकते हैं चारों तरफ दिखाइए दिल्ली का रामलीला मैदान ये आज कुछ कहने आया है, अपनी समस्याओं को सुनाने आया है। और ये परीक्षा कराने की तमीज नहीं है, उसके हाथों में कभी एग्जाम मत देना। तो देखिए कह रहे हैं यहाँ पर सर के द्वारा बताया जा रहा है, तो इस भारत भविष्य का एग्जाम ले रहा है। जिन लोगों को ये नहीं पता है जो एग्जाम क्या होता है, एग्जाम का स्पेलिंग क्या होता है, उसकी टेक्निकलिटी क्या होती है, उसे कैसे कंडक्ट की जाती है, उसको कैसे व्यवस्थित की जाती है। और आज इन लोगों के लिए बता रहे थे तमाम प्रकार के जो 5G पहुंच चुके हैं और हमारी गवर्नमेंट बात करती है जो हम आज दुनिया के विश्व पटल पर अमेरिका के चुनौतियां ले रहे हैं, उसके साथ टक्कर ले रहे हैं, लेकिन व्यवस्था धरातल पर यह है जो इनका एग्जाम जब देने जाते हैं तो माउस काम नहीं करता है। जब ये एग्जाम हॉल पर जाते हैं तो इनको सेंटर जो दी जाती है उस सेंटर का लोकेशन गलत ट्रैक होता है और तमाम प्रकार की व्यवस्था बताने लगूं तो शाम हो जाए। आइए करके यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, मैं उनको सुनाता हूँ। आपकी खराब व्यवस्था है। आप जो बच्चा 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर अपना रुपया खर्च करके जा रहा है, इसकी स्थिति इतनी नहीं है, केवल मुश्किल से रुपये जुटा पाता है केवल परीक्षा देने के लिए। आज आप फिर से उसे 1000 किलोमीटर दूर भेज। जो ये अभी फेज 13 का एग्जाम हुआ है ये बिल्कुल ही गलत तरीके से हुआ है, जैसा कि सिस्टम भी नहीं चल रहा है। और उन्होंने कहा है कि हम केवल 55,000 बच्चों का दोबारा एग्जाम करवाएंगे, लेकिन डाटा उससे ज़्यादा पाया गया, जो ये कभी से पहले खुद की गलती, अपनी बात पर खुद निर्भर नहीं है, ठीक है। और एग्जाम जो रहा, जैसे मेरा एग्जाम दोबारा करवाने को कह रहे हैं, वो एग्जाम गलत हुआ है, ग्रेजुएशन वाला एग्जाम गलत किया, ग्रेजुएशन वाला गलत गया है, लेकिन एग्जाम दोबारा 10th वाला करवा रहे हैं, जो कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। आप देख सकते हैं भारत भर से देश भर के युवा इस तपती धूप में, बारिश में किस प्रकार एसएससी के विरुद्ध अपनी हुंकार भर रहे हैं, एसएससी शिक्षकों के नेतृत्व में। और यहीं पर एसएससी को पढ़ाने वाली, मार्गदर्शित करने वाली, उसको उज्जवल भविष्य बनाने वाली हर्ष मैम है, इनको मैं प्रणाम करता हूँ, सबसे वापस स्वागत करता हूँ। देखिए भीड़ तो बहुत ज़्यादा है और ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये हमारे जज्बात हैं। हम बहुत आहत है, बहुत ज़्यादा आहत है। बस यही चाहते हैं कि जो सरकारों ने कान बंद कर लिए हैं ना, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कान खोलें, क्योंकि ये बच्चा जो है पूरे देश का है और ये बच्चा उनका भी है। अगर सरकार ही हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम किसके आगे गुहार लगाएं। डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ का जो राजा है पीएम, कृपया करके वो यहाँ मौजूद हो और समझे कि युवा का कुछ दुख है, हमारे मन की बात सुने। अलग से सिर्फ अपने मन की बात करना। ज्यादातर देखने वाले हम आपसे बात कर रहे हैं, इतनी धूप में हम लोग खड़े हैं, भूखे प्यासे हैं बच्चों के साथ, लेकिन कई लोग ऐसे समझने वाले, कुछ लोग, सभी तो नहीं, कुछ लोग ऐसे समझने वाले हैं जो सोचते हैं ये नौटंकी हो रहा है, ये जो है अपना स्वार्थ साध रहे हैं। शायद हमारे और इनकी सेंटीमेंट को ये समझ नहीं पा रहे हैं। टीचर स्वार्थ साध रहे हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों आ रही है। शायद कभी कभी ऐसा दिखता है कि थोड़ा रील कल्चर चल रहा है, पर जब तक ये सब चीज़ें भी हम अपनाएंगे नहीं तो दुनिया तक पहुंचेगा कैसे कि हम क्या कहना चाहते हैं। सिर्फ एक मैदान में ही हमारी आवाज़ बंद हो जाए तो ये तो
हमारी इतनी मेहनत का दूर दूर से हम लोग आ रहे हैं, उसका कोई फायदा भी नहीं। दूर दूर से आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं बताइएगा? मैं यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर से आई हूँ, जबलपुर से। जबलपुर, MP जबलपुर से। आई थिंक थैंक यू सो मच। SSC स्टूडेंट का और शिक्षकों का लगातार धरना प्रदर्शन, ये रामलीला मैदान किस प्रकार से हुंकार भरी जा रही थी और देश को संदेश, सरकार को और SSC को सख्त संदेश दिया जा रहा था। तो वहीं पर कुछ RRC रेलवे के भी कुछ स्टूडेंट हैं जो आपको से बैनर पोस्टर लेके खड़े हैं, हम एक एक करके जानेंगे। जो थोड़ा बेटा बारिश बचाइए, बारिश बचाइए। बारिश भी के शुरू हो रही है, धूप भी है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं देश भर से आए हुए जवानों का, देश भर से आए हुए स्टूडेंटों का समस्याएं नाना प्रकार की है। हम एक एक करके नाम भी जानेंगे और समस्या भी जानेंगे। जी बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम सौरभ है और मैं एक रेलवे का कैंडिडेट हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पीछे एक SSC का प्रोटेस्ट चल रहा है, साथ में रेलवे का भी प्रोटेस्ट है। एक्चुअली क्या ये सिस्टम से बगावत कम करना चाह रहे हैं कि एक सिस्टम में बदलाव लाइए कि चाहे वो एग्जाम SSC का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे NTPC हो, कोई सा भी हो, XYZ, उसमें अगर आप वैकेंसी लेके आते हो तो उसका टाइम पे एग्जाम कराइए। उसी में से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एग्जाम रेलवे के द्वारा कराया गया था जो कि 2019 में रेलवे ग्रुप डी के नाम से आया था, जिसके अंदर 1,03,000 की समथिंग वैकेंसी थी जो अलग अलग जोनों में डिवाइड की हुई थी। उसी में से एक जोन आता है RRC SWR हुबल्ली, जिसको साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबल्ली में आता है। उसमें एग्जाम होते हैं, PT होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेरिट होती है। मेरिट सबके आधार पे हमने सब कुछ क्वालिफाइड किया। उसके बाद में जब पैनल देने की बारी आई, ज्वाइनिंग देने की बारी आती है, 2022 में एग्जाम होता है, PT होता है। ये जो साल है, 7 साल के बाद 2025 में जब हम ज्वाइनिंग देने की बारी आती है तो कहते हैं कि हमारे पास आपके लिए वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी क्यों नहीं है? हमने जब उनसे जाना कि सर जब एक सीट पे एक जने को बुलाया गया तो आपके पास वैकेंसी क्यों नहीं है और हमारा क्या कसूर है कि जब हम मेरिट में हैं तो मेरिट में होने के बावजूद भी आप हमको ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे हो, हमें जॉब नहीं दे पा रहे हो। तो उनका कहना होता है कि आप मेरिट में हो या नहीं हो, अगर वैकेंसी खाली होती है तो हम आपको दे देंगे, नहीं तो कोई और दूसरी तैयारी कीजिए। ये हाल है। उसके बाद हम रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी के पास जाते हैं। आपको सोचकर आश्चर्य होगा कि हम रेल मंत्री तक मिलके आए। ये हमारी फाइल है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। 2024 में एक नोटिफिकेशन प्रकाशित करवाया गया था रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से कि जितने भी बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट में जो भी है पास हो गए हैं, आप उनको जॉब दे दीजिए, क्योंकि ये मेडिकल में फिट है, मेरिट में आ गए हैं। अब मेरिट में आ गए, एक सीट पे एक बच्चे को बुला लिया है, इनमें कोई कमी भी नहीं है, मेडिकली फिट है, तो इनको आप जॉब देना आपका कर्तव्य बनता है किसी भी तरीके से, चाहे से किसी जोन में सीट घटी हो, बड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये मेरिट में है तो आप इनको जॉब दीजिए। उसके बावजूद सारे जोन में ये इस नोटिफिकेशन को पालना किया जाता है, इसको फॉलो किया जाता है। लेकिन एक जोन होता है SWR, जो कर्नाटक जोन है, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबल्ली के नाम से जाना जाता है, उसके हम लोग छात्र हैं। हमने जब ये बात उन तक पहुंचाई कि सर अब तो आपके पास नोटिस आ गया है, इसको आप फॉलो करवाइए। उसके बाद वो कहता है कि हम ये लेटर मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये लेटर आपके लिए फॉलो नहीं करता है। अब आपके चैनल से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या रेल मंत्री जी बड़े हैं या एक छोटे से जोन का चेयरमैन या GM बड़ा है? आप खुद सोचिए, जो चेयरमैन और GM रेल मंत्री जी के आदेश की पालना नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिल्ली की पालना नहीं कर रहा है, देश की हालत क्या है, किस स्तर तक पहुंच गया है ये देश। जी, मैं आपकी संवेदनाओं को समझता हूँ और आपके साथ हूँ। ये बताइए मुझे दो बार फिर से संक्षेप में, आपने इस जॉब के लिए कितनी साल पढ़ाई करी? सर मैं 2019 से नोटिफिकेशन आया है, जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ। 2022 में एग्जाम हुआ, कैसे भी करके हम आंदोलन में शामिल। 3 साल पढ़ाई की, 4 साल पढ़ाई की। बिल्कुल। उसके बाद आपने इसके लिए और आगे जो कार्रवाइयाँ करी इसके लिए? बिल्कुल हमने 2022 से इसका एग्जाम दिया, जो CBT टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड है, जैसे SSC में होता है, अलग एग्जाम होता है, वो पास किया। उसकी मेरिट गई, मेरिट के आधार पर हमने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर 1000 मीटर दौड़ना होता है, 40 किलो का वजन उठा के आपको 200 मीटर दौड़ना पड़ता है, वो हमने पास किया। उसके बाद में दोबारा कट ऑफ की, उसको हमने पास किया। उसके बाद में एक सीट पर एक जने को बुलाया जाता है। SWR के अंदर 7167 वैकेंसियाँ रिजर्व करी जाती हैं, जिसमें 7167 बच्चों को बुलाया जाता है, जिसमें हमारा सिलेक्शन होता है। उसके बाद हमारा DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो हमारे सही पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा मेडिकल होता है, मेडिकल में फिट पाए जाते हैं, जिसमें हमारे को मेडिकल में B2 और C1 एक क्राइटेरिया होता है कि किसी की बॉडी में कोई
चश्मा लगाता है, कोई अंगुली टेढ़ी है, तो उसको क्या क्या कैटेगरी दी जाएगी। तो हमें P2 और C1 कैटेगरी दी गई, जिसमें फिट पाए जाते हैं, जो कि नोटिफिकेशन के अनुसार एक फिट कैटेगरी पाई जाती है। कि अगर कोई भी बच्चा P2 और C1 की कैटेगरी, जी मैं समझ सकता हूँ जो प्रोसेस होता है तो आप सभी जानते हैं। मैं एक चीज बता रहा हूँ, 2019 से अभी 2025 चल रहा है, 6 साल ग्रुप डी की जॉब के लिए इस देश में 6 साल प्रयास किया जाता है, प्रताड़ना झेली जाती है, और जब सफलता नहीं मिलती है तो आज दिल्ली के रामलीला मैदान में ये बच्चा प्रदर्शन करने आता है उस डिपार्टमेंट के खिलाफ, उस सिस्टम के खिलाफ, और यहाँ पर इसे राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही कह करके संबोधित किया जाता है। मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, देश की पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, देश के समाज सेवियों से पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा न्याय है, कौन सा सिस्टम है, कौन सा सरकार है, जरा बताए। जो ये बच्चे बता रहे थे काफी समय से, मैं इनको सुनने लगूं तो इस 6 साल की समस्या 6 दिन में बता नहीं पाएंगे, 6 दिन में बता नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी समस्या है। सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद करता है तो क्या गलत करता है, देश की जनता बताए क्या गलत करता है। ये गुर्बादी है, गुर्बादी होता तो 6 साल में देख लीजिए ये इतने बड़े जत्थे नहीं बनते, इतने बड़े जत्थे नहीं बनते। ये एक ईमानदार था, ईमानदार प्रयास कर रहा था, लेकिन आज सिस्टम ने, सरकार ने इसको आज मजबूर कर रहा है। सॉरी फॉर दैट। मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा, स्थिति परिस्थिति जो भी हो जाए, लेकिन अनुशासन को देश के विरुद्ध नहीं जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम अनुशासन में जी। लेकिन आप देख लीजिए किस प्रकार से प्रताड़ित होकर के, अब ये बताइए बच्चा क्या करे, मुझे कोई भी कमेंट करके बताए तो क्या सोल्यूशन है इसका, क्या सोल्यूशन है। मैं इन छात्रों से और जनता से पूछना चाहता हूं कि मैं बार बार रेल मंत्री जी के पास जाता हूं और उनके द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है, जिसको एक चेयरमैन, छोटा सा चेयरमैन, एक जोन का चेयरमैन मानने को राजी नहीं होता है। आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, ये देख लीजिए, आपके पास में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को दिया गया ज्ञापन, जिसमें उन्होंने इसको 11 मार्च के दिन रेल मंत्रालय को सौंपा है। उसके बाद ये लेटर SWR कर्नाटक में गया है, जहां का चेयरमैन बोलता है कि हम रेल मंत्री के आदेश को पालन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास वैकेंसी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, सरकार से, रेलवे सरकार से, कि जब आपके पास वैकेंसी नहीं है तो क्यों आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की बातें करते हो। जब आप लाख, 2 लाख की बातें करते हो और आप जॉब नहीं दे पाते हो तो आप लाख, 1.5 लाख की बातें ही क्यों करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि हम तैयारी कर लें, मेरिट में भी आ जाए, उसके बाद में भी आप हमें जॉब देना नहीं समझोगे, मतलब जॉब भी नहीं दे पाओगे, हमारे नसीब में नहीं है। इसका मतलब तो ये है, जैसे जनता कहती है कि पकोड़े बेच लीजिए, चाय बना लीजिए, तो लगता है आज हमें चाय ही बनानी पड़ेगी, पकोड़े ही बेच के अपना जीवन यापन और हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का पालन पोषण करना ही पड़ेगा। क्योंकि इस स्तर तक हम गिर गए कि 7 साल से देखिए हम इसी कागज पन्नों में, आज तैयारी, एग्जाम, इसी पकौड़ा बेचना, चाय बेचना, झाड़ू लगाना गलत बात नहीं, वो भी देश का एक सैनिक है, सपोर्ट करना है। लेकिन जब बच्चा साक्षर है, जब बच्चा से सारे प्रोटोकॉल लिए आते हैं, सभी चीजें सिस्टम में से लिए आते हैं, तो फिर उसके साथ धोखा क्यों होता है, धोखा क्यों होता है। तब उसकी जरूर कहीं ना कहीं ये भक्ति भावना, पकौड़े बेचने वाले नहीं, बम फोड़ने वाले हो जाते हैं, बम फोड़ने वाले हो जाते हैं। जी बेटा। सर, मैं अजीत कुमार जहानाबाद से बिलोंग करता हूँ। इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, आधी जवानी हमने बिता दी इस पढ़ाई में, आधी जवानी हमारी बिता दी इस पढ़ाई में, लेकिन आज तक कोई आउटपुट नहीं आया। इसका मतलब हम क्या समझे, शिक्षित होने के बाद भी बालक अगर अनपढ़ल के लायक भी बराबर नहीं है, अनपढ़ल एक है बेचारों तो कहेगा कि मैं एजुकेटेड हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर लूँगा। लेकिन हम लोग इस कैटेगरी में अभी आ चुके हैं कि ना पढ़ा लिखा से बेहतर है और जो पढ़ा हो तो उसको कहना ही नहीं है। तो सर आपके चैनल माध्यम यही कहूँगा कि जवानी सबसे ज़्यादा बिक जा रही है। इस जो पढ़ाई है, इस सिस्टम है, इतना करप्ट हो चुका है जिसका कुछ कहना नहीं है। आज 2019 के वैकेंसी 6 साल हो गए सर, 6 साल में, आज 5 साल में विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, सब चेंज हो जा रहा है, लेकिन हमारा नौकरी 6 साल में कंप्लीट नहीं हो रहा। इससे हम क्या समझे, हमारा युवा प्रताड़ित है, हमारा जिंदगी पूरा बीत गया इसी जवानी में। आधी जवानी अगर हमारा 35 साल एज हो जाता है, सर मैं बताना चाहूँगा 314 स्टूडेंट अभी रिमेनिंग बचा है, जिसमें 200 प्लस बालक ऐसे हैं जिसका एज 35 प्लस हो रखा है। बस वो ये जिंदगी का चिराग वैसे जलाना चाहता है कि इस ग्रुप डी के तहत हम अपने घर में एक दिया जलाएं।
ताकि एक जॉब हमारा आने वाला पीढ़ी इस बात से इंगित करता है कि हमारा घर में रोशन हो और हमारा जीवन एकदम स्टैंडर्ड लेवल का हो। सर, जो भी बालक है आज के इस पीढ़ी में जो जीने के निचले स्तर पे है, खिचड़ी खा करके, रोटी खा करके, कैसे करके एग्जाम देता है। सर, अभी हमारा जो जोन है जलद्वार हुबली जाने में 52 घंटे लगते हैं। सर, ये 52 घंटे कैसे बिताते हैं हम बालक जानते हैं। लेकिन एक बेरोजगारी के आलम में बिहार हो, यूपी हो, जो भी बालक हो, सब अपना एक जीवन को ऊंचा स्तर पे देखने के लिए मेहनत करता है। लेकिन मेहनत को नाकाम करने के लिए, ये मिस एचमेंट करने का जो सरकार का नाकामी इस हस्तक्षेप करने के लिए अगर सही से विधि पूर्वक कर लिया जाए तो हम जैसे युवा को निवारण हो सकता है। सर, आपके चैनल से माध्यम से यही कहना चाहूँगा, हमारे चेयरमैन हो या सर अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हो, उनसे यही अनुरोध करूंगा कि जो भी रिक्रूटमेंट आती है पूर्ण रूप से पैनल दिया जाए और सबके घर में एक चिराग जलाया जाए। यही आपसे निवेदन करता हूं। और रेल मंत्री से और हमारा जो रेल मंत्री, हमारा जोन का यूके तिवारी हमारा जो हेड है, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे घर में 314 जो स्टूडेंट है सर, एसएससी रेलवे हो, सब प्रोटेस्ट कर रहा है। लेकिन सर, हमारा जवानी इसमें बीत गया, हमारा जवानी इसमें बीत गया। मैं समझ सकता हूँ, मैं आपकी संवेदना समझ सकता हूँ। आप बता लेंगे, शाम हो जाएगा, खत्म नहीं हो गया। देखिए, देश की कितनी दुर्दशा है, जो सबसे निचले स्तर की नौकरी के लिए सबसे सुप्रीम लेवल, ऊपरी स्तर तक प्रयास किया गया, लेकिन सारे चीजों को विफल होने के बाद आज धरना और प्रताड़ना झेलते झेलते आज रामलीला ग्राउंड पर पहुंचना कितनी व्यवस्था बन गई। इसे कोई पार्टी, पॉलिटिक्स, जाति, धर्म से ना देखे, इसमें आपका ही बच्चा हो सकता है। ये भारत का भविष्य है, भारत का भविष्य है। देखिए, आंखें खोल करके और जाति पार्टी के चश्मे को उतार करके इन भारत के बच्चों के लिए आप सोचिए, भारत के लोगों के लिए सोचिए, जो ये क्या कह रहे हैं, कि अभाव प्रभाव दबाव में कह रहे हैं या व्यवस्थाओं में कह रहे हैं। जारी दिखाना चाह रहे हैं जो लेटेस्ट है 8 अगस्त 2025 का, जिसमें प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो राजीव सिंह जी हैं, इन्होंने एक लेटर जारी किया कि आपके पास आरटीआई के माध्यम से हमें पता चला है 489 सीटें खाली हैं और हम जो लड़के बचे हैं 314 लड़के बचे, तो आप इसको एडजस्ट कर दीजिए जिन लड़कों का आपने पैनल में नाम नहीं दिया गया। तो चेयरमैन साहब कहते हैं कि आरटीआई का जो जवाब है वो गलत है। अब आप सोचिए, आरटीआई क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब जब राइट टू इन्फॉर्मेशन ही अधिकारियों के द्वारा गलत दिया जाएगा तो ये देश गर्त में जा रहा है, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन में तो जवाब जो अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है और वो सही दिया जाता है, और एक अधिकारी कहता है कि ये है जवाब, दूसरा अधिकारी बोलता है कि ये तो गलत है। तो जिम्मेदार कौन है? क्या रेलवे सरकार जिम्मेदार, मोदी सरकार जिम्मेदार, या वो अधिकारी जिम्मेदार जो वहाँ बैठा हुआ है? मुझे नहीं लगता, मुझे पता नहीं कौन जिम्मेदार है, लेकिन उनकी इस भुगतान की वजह से या जो ये कर रहे हैं उसका खामियाजा हम जैसे लड़कों को करना पड़ता है, जो कि सेलेक्टेड हो जाते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, उसके बाद में भी हमें नौकरी नहीं दी जाती है। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं रेलवे मंत्रालय को, रेल भवन को, रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी को और मोदी सरकार को कि कृपया करके हमें हमारा हक दीजिए, क्योंकि हम सेलेक्टेड हैं, मेरिट में आए हुए हैं, तो हमें तो हमारा हक दिलाइए। आप वैकेंसी की बातें करती है, वो बाद की बात है, लेकिन हमें तो हमारा हक दिला दीजिए। धन्यवाद जी। तो आप देख सकते हैं कितनी दुखों का अंबार है। मैं पक्ष हो या विपक्ष हो, मैं सभी शीर्ष नेताओं से हाथ जोड़ के सर्व सेवा की तरफ से अपील करता हूं, जो कम से कम ऐसे जो लोग सत्ता में हो या फिर शासन में हो, प्रशासन में हो, ऐसे गद्दारों पर सभी लोग मिलकर प्रहार करें। ये सिर्फ किसी पार्टी के जाति पर प्रहार नहीं कर रहे, उसको दूषित नहीं कर रहे, ये भारत के भविष्य को गर्क में डाल रहे हैं। और आप अगर सच्चे नेता अपने आप को मानते हैं तो इनको मत छोड़िए, इनको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाइए और इन युवाओं को जेल प्रक्रियाओं तक, इनके अधिकार तक, इनके हक की लड़ाई में इनके साथ आइए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। एक छोटा सम्मान लाया मुझे सर, कोई नहीं, तमाम प्रकार के आपको जो तमाम प्रकार की हमारी संस्था है उसके तरफ से सम्मानित करता हूँ मुझा सर को, जो एसएससी के लिए इनका मनोबल और मजबूती से लड़ते रहे भारत भविष्य के लिए, रेलवे के लिए ये प्रचंड प्रहार करते रहे, बच्चों को न्याय तक के लिए मार्ग प्रशस्त करें। ये शौर्य सेना सम्मान से मैं इनको सम्मानित करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। जी सर, क्या कहना? सेना में है ये और जोश दिखता है, लग रहा है कि अब वहाँ बॉर्डर पे तो लड़वे किए, देश में भी जो असामाजिक तत्व हैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सेना थी, है और रहेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका। यहाँ लखनऊ से देख सकते हैं किस प्रकार भारत भविष्य के लिए अमन सर पहुंच चुके हैं। और मैम पर जो आज का ये प्रोटेस्ट जो है रामलीला मैदान दिल्ली में, ये क्या संदेश देगा एसएससी पर, कितना सख्त रूप से ये कार्रवाई और उस पर जो है प्रतिरोध उत्पन्न कर पाएगा? जी देखिए, हमारा मानना है कि बहुत सख्त संदेश इसलिए भी जाना चाहिए क्योंकि आप समझिए, आप बात करते हैं कि भारत में आपको पता है सबसे ज्यादा यूथ है इस समय। हमारी यूथ कैपिटल कितनी बर्बाद हो रही है। आप अगर ये सोचिए, हम सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, इस साल नहीं अगले साल हो जाएगा, सरकार सोचेगी कोई बात नहीं अगला अटेम्प्ट दे देना। साहब, एक साल की सैलरी कितनी होती है एक बच्चे की? 12 लाख रुपए की। यानी अगर उसका 2 साल अगर उसका एग्जाम बाद हुआ तो कितने का नुकसान हुआ? प्रति बच्चा 24 लाख रुपए बच्चे का नुकसान हुआ। ये बच्चे को खुद नहीं पता है, उसका नुकसान हो रहा है। यहाँ पर भारत में ना समय को ऐसा लिया था, छात्र के समय को ऐसा लिया था फालतू है, अरे बतेरा समय पड़ा हुआ है उसके पास में। तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप इतनी सी भी गलती नहीं कर सकते। और दूसरी बात, एक घंटे अगर निकाल के सरकार से बोला जाए कि आप 1 घंटे निकाल लो, तो वो 1 घंटे फैसले के लिए नहीं निकल रहा है और ये हजारों लाखों बच्चों के कई घंटे इस अच्छा, अब आप थोड़ी देर के लिए ये सोचिए, आज इस पूरे प्रोटेस्ट में मैं कहता हूँ बहुत सारे बच्चे यहाँ आ पाए, बहुत सारे नहीं आ पाए। आज कम से कम कुछ नहीं तो 30 लाख बच्चा जुड़ा होगा इससे। कुछ यहाँ प्रत्यक्ष होगा, कुछ अप्रत्यक्ष होगा। 10 घंटे के हिसाब से आज आपने देश के 3 करोड़ घंटे आपने बर्बाद करा दिए। 3 करोड़ घंटे, इसका हिसाब कौन देगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी? आपकी, क्योंकि आप शासन में बैठे हुए हैं, आप प्रशासन में बैठे हुए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको एक्नॉलेज करने की। बस हमारी सरकार से यही है के बच्चों को सिर्फ एक नंबर मत समझो। वो बच्चे हैं, उनके अंदर इमोशंस है कि 50 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है अगर, तो उसका वेटेज समझो। कुछ बच्चों का खराब हो गया तो हम फिर से करा लेंगे, फिर से कराने में क्या उसका एंथुसियाज्म वही रह जाएगा, उसका मेंटल ट्रॉमा होगा। तो बस आपसे सरकार अगर ये बात पहुंच पा रही है तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन बच्चों को पढ़ने दो, प्रोटेस्ट में मत लगाओ। इनका काम इस समय में पढ़ना है, प्रोटेस्ट में जरूरत ही ना पड़े प्रोटेस्ट करने की। ऐसा काम करो कि इन्हें जरूरत ही नहीं होनी चाहिए प्रोटेस्ट करने की। इन्होंने भरोसे के लिए आपको सबको चुना है, तो जो चुना है उस पे अफसोस ना हो। आज देख रहे हैं जो टीचर पर, शिक्षक पर, जो हमेशा भारत भविष्य का निर्माण करते हैं, उनका आचरण से लेकर के ओवरऑल सर्वभौमिक विकास करते हैं। और आज आप लोग को भी डबल रोल पड़ रहा है, एक तरफ पढ़ाना ही पड़ रहा है और बच्चों के लिए प्रोटेस्ट में भी आना पड़ रहा है। तो टीचर ने हमेशा से ही डबल रोल संभाले हैं, समझिएगा। सर, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु का रोल तो हर निभाना ही पड़ेगा। अगर सरकार को ऐसा लग रहा है कि बच्चा हमारा अकेला है, तो अब वो अकेला नहीं है। गलती कर दी उन्होंने, अब वो अकेला नहीं है। अब टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, अब हम खड़े रहेंगे, हर समय खड़े रहेंगे जब अकेला नहीं। और दूसरा ये कि हमें भी अच्छा लगता है हमारा बच्चा खाली पढ़े, लेकिन ये हमें पसंद नहीं है। और मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, सोचिए ऐसे हमारे कितने सारे टीचर्स हैं जो पटना से आ रहे हैं, जो राजस्थान से आ रहे हैं, और कितने बच्चे हैं जो पटना बिहार से आ रहे हैं। तो सबको यहाँ आना मतलब हम सब अपनी जिम्मेदारी में फेल हो गए हैं कहीं ना कहीं। हमें उसको सुधारना चाहिए और ये समझना चाहिए। इंसानियत के रूप में भी अगर ये समझ लेना तो भी इन्हें समझ में आ जाएगी यार ये तो बेसिक डिमांड है। हम कह रहे हैं कि यार अच्छी परीक्षा दो, हम कुछ डिमांड कर रहे हैं क्या? सर 2 चीजें होती है, नीड और वांट। ये वांट नहीं है, ये नीड है। नीड बेसिक होती है, वांट होती है कि आप कुछ अलग मांग रहे हैं। हम नीड की बात कर रहे हैं, बस यही आपके माध्यम से यही कहना चाहिए। बिल्कुल सर, हम भी सर्व सेवा की तरफ से आपको वचन देते हैं जो हम इस संवैधानिक लड़ाई में संवैधानिक तरीके से पूरी मजबूती के साथ, पूरी शक्ति के साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी से ये उम्मीद है कि आप लोग बने रहिए, क्योंकि ये लोग बहुत उम्मीद लेके आए हैं इतनी दूर से, तो इनकी उम्मीदें ना खराब हो हमारे बच्चों की। बस यही उम्मीद है, इस आवाज को बहुत दूर तक पहुंचाइएगा। हम तब तक है जब तक प्रोटेस्ट है, तब तक हम यहाँ हैं, हम यहीं मिलेंगे जब तक प्रोटेस्ट है। आप ही को लेकर के ये मजबूत मनोबल ऊंचा है। और पिछली बार हमने देखा था जो कई सारे टीचर को हमारे आने से पहले डिटेन कर लिया गया था, जबकि मुझे पता है मैं भी उसी बोर्ड से निकला हुआ हूँ, एक समाज सेवी भी हूँ, तो डिटेन कर लिया गया। मैं कहना चाहता हूँ आज की दिल्ली पुलिस के जवान मुझे सुन रहे होंगे और मैं जो बोल रहा हूँ अपने कैमरे पर डालूंगा, उनको रूल्स ऑफ एंगेजमेंट पता होनी चाहिए। सही बात है। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एक देश में अगर पाकिस्तानी कोई बंदी बनाया जाता है तो उसके लिए भी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बनाया गया है। तो देश के शिक्षकों के लिए, देश के स्टूडेंटों के लिए जो अपनी व्यवस्थाओं को सुनाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से सरकार से संवैधानिक ढंग से मांग कर रहे हैं, उसको आप डिटेन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सही मांग। और ये दुर्भाग्य, आप ये समझिए जिस देश में गुरु शिष्य की परंपरा इतनी प्योर है, आपने उनके ऊपर डंडे बरसा दिए, आपने उनको खींच करके आपने डाल दिया, आपने जमीन पे बैठा दिया, आपने उनको, अरे वो अपने बच्चे के लिए कहीं भी बैठ लेगा, तुम जमीन पे बोलो, तुम कीचड़ में बोलो, बैठेगा, लेकिन तुम जबरदस्ती, तुम उससे यार तुम किस लेवल पे हो तुम। और हम लोग कहते हैं हम विश्वगुरु बनेंगे, हम ऐसे बनेंगे विश्वगुरु। सोचना चाहिए क्या हम ऐसे विश्वगुरु बनेंगे? हम गुरु का हम वो तो कर नहीं पा रहे, इस्तेकबाल तो कर नहीं पा रहे, बनना हमें विश्वगुरु है, कैसे बनेंगे?
बस जी, ये सर, इसी जज्बे को देखकर शौर्य सेना सामुदायिक संगठन है और मैं आप लोग को सम्मानित करता हूँ, ठीक है। आप पूरा मजबूती के साथ इन भारत भविष्य के साथ खड़े रहे हैं। जब लखनऊ से आए हैं तो इनको न्याय भी दिला के जाए। हाल में जाएंगे ही तब जब इन्हें न्याय मिल जाएगा, उसके बाद इसके लिए मैं आपको शौर्य सेना सम्मान से सम्मानित करता हूँ। तो पूरी मजबूती से, पूरी मनोबल के साथ आप इनके इस अन्यायपूर्ण रवैये में सरकार को और SSC को सबक सिखा के जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बस आप हमारी आवाज़ काफ़ी दूर तक पहुँचाइए ताकि इन बच्चों को सफलता मिले। बैठे रहिए सर। देर से बच्चों को समझा रहे थे, SSC के समस्याओं से अवगत करा रहे थे और तमाम प्रकार की चीजें बता रहे थे। सर जय देखो, अभी जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं रामलीला मैदान में, जहाँ 3 से 4 हजार बच्चा ऑलरेडी आ चुका है। दिक्कत क्या है कि हम लोग सारे रास्ते अपना चुके हैं। SSC का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। अभी फॉर्म भरने में दिक्कत, 8 लाख बच्चे इस बार फॉर्म कम भरे हैं पिछले साल से CGL में। क्यों? क्योंकि उन्होंने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करा, वो अच्छे रन नहीं कर पाए। लोगों का बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ, फॉर्म फिल नहीं हुआ। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड बहुत डिले हुए सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम में। एग्जाम से एक दिन पहले एडमिट कार्ड आया, बच्चा एग्जाम सेंटर 500 किलोमीटर दूर दे दिया। वो एग्जाम देने गया, वहाँ पे सिस्टम में दिक्कत, वहाँ पे लैपटॉप कंप्यूटर नहीं चल रहे हैं, माउस नहीं चल रहे हैं, सर्वर इशू हो रहा है, क्वेश्चन नहीं विजिबल हो रहे हैं। तो इतनी सारी दिक्कतें एस्पिरेंट ने फेस करी। उसके बाद एग्जाम का जो टाइम है वो 2-2 घंटे लेट स्टार्ट हुआ कई जगह एस्पिरेंट्स के साथ मारपीट भी की गई, उनके साथ गलत व्यवहार भी किया गया। और जो बच्चे एग्जाम देने गए हैं, जिन्होंने दिया भी है, उन्होंने शोर में एग्जाम दिया है। इन्विजिलेटर फोन लेके घूम रहे थे वहाँ पे। अब एग्जाम सेंटर में अगर फोन लेके कोई भी आए तो पूरी तरीके से चीटिंग की जा सकती है। ऑनलाइन सारे क्वेश्चन के आंसर निकाले जा सकते हैं। अगर 2 घंटे पेपर लेट स्टार्ट हो रहा है तो पहले जो बच्चे ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं वो ऑलरेडी ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। जो बच्चों के पास एक्सेस आ जाएगा क्वेश्चन का, तो कैसे फेयर एग्जामिनेशन? सिलेक्शन पोस्ट का 5.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया, उनमें से SSC ने खुद माना कि 60,000 बच्चों के पेपर में गड़बड़ी हुई है, उनको दोबारा एग्जाम होगा। 60,000 वो अपने मुंह से कह रहे हैं, 10% से ज्यादा। वैकेंसी कितनी है? 2000 वैकेंसी है। 2000 वैकेंसी में 60,000 का एग्जाम हो रहा है। जिन बच्चों ने एग्जाम दे दिया उनमें भी वो कह रहे हैं कि उनके साथ सही नहीं हुआ था एग्जाम में, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ। कुछ लोगों को ठीक-ठाक हुआ था, एग्जाम कर दिया। कोई प्रोसेस नहीं है। चेयरमैन सर ने इंटरव्यू दिया, खुद माना कि इतनी गलतियां हुई हैं, हम सिस्टम सुधार रहे हैं, लेकिन उसके बाद ही SSC स्टैनो का एग्जाम हुआ, वो उन्होंने कंडक्ट करा दिया, जबकि उन्हें खुद पता था कि सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। अगर सिस्टम सही से काम नहीं करेगा तो एग्जाम कैसे करवा रहे हो आप? उसके बाद कंबाइंड इंग्लिश ट्रांसलेटर का एग्जाम उसमें भी सेम दिक्कत है, एग्जाम में नहीं होगा। अगर कहीं भी एक बच्चे के साथ कोई दिक्कत होती है तो उसे सही तरीके से कराने की जिम्मेदारी आयोग की है। तो ये सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम दोबारा होना चाहिए, स्टैनो का एग्जाम में दोबारा होना चाहिए। साथ के साथ जितने भी SSC के करंट वेंडर्स हैं, चाहे वो वेंडर जो एग्जाम करा रहे हैं, मैनेजमेंट वाले इतने इश्यूज हैं, क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग आ रहे हैं, तो क्वेश्चन बनाने वाली एजेंसी में भी दिक्कत है, वो भी चेंज होनी चाहिए। जो SSC का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है, लोगों के एडमिट कार्ड लोड नहीं हो रहे थे, उसमें भी दिक्कत है। तो पूरे सिस्टम में फॉर्म भरने से लेके एग्जाम होने तक दिक्कत ही दिक्कतें हैं। सारी चीजों को सही से SSC को करना चाहिए। सारे वेंडर्स दोबारा से चुने जाने चाहिए, ऐसे वेंडर चुने जाने चाहिए जो सही से कराएं। और वेंडर की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट को खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि सारी की सारी चीज़ें वो खुद अपने निरीक्षण में कराएं। ऐसा ना हो कि किसी प्राइवेट एजेंसी को वेंडर दिया जा रहा है और वो फिर चीटिंग वाले केसेस सामने आ रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं 30 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो वैकेंसी 4 से 5 हज़ार होती है, तो 600 में से 500 में से एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। और वहीं अगर 50,000 1 लाख बच्चों के साथ मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो वहीं पता चल रहा है कि वहाँ से सिलेक्शन खत्म हो गया या अंदरूनी तरीके से बच्चों का सिलेक्शन तो नहीं दिया जा रहा। कितना लेवल पे स्कैम हो रहा है नहीं कह सकते। इसीलिए हम सभी लोगों ने SSC को मेल्स करे, ग्रीवेंसेस भेजी PG पोर्टल पे। उसके अलावा हम लोग COPT पे भी गए थे, उनसे भी मीटिंग हुई टीचर्स की, फिर भी अभी तक सिस्टम सुधरा नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए हम सभी लोगों को आज रामलीला मैदान में बैठना पड़ा है, जिससे कि हमारी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे। क्योंकि विश्व गुरु हम ऐसे नहीं बन सकते। विश्व गुरु बनने के लिए सबसे पहले जो यूथ है उनके एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। उसके बाद अगर गवर्नमेंट जॉब में जो लोग ब्यूरोक्रेट्स आगे जाके बने, उनका अगर प्रक्रिया सही नहीं होगी, गलत लोग
डिपार्टमेंट में चले जाएंगे तो करप्शन कभी खत्म नहीं हो सकता। तो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम सुधरे, एग्जाम का रिक्रूटमेंट प्रोसेस सही हो, तब जाके हम इंडिया एक डेवलप कंट्री, तब तक चीजें सही नहीं हो पाएंगी। हम सब बता रहे थे, भक्ति भावना जगा रहे थे। और मैं कहना चाहूंगा भारत के बच्चों से भी, देखिए आज सिर्फ शिक्षकों का काम पढ़ाना नहीं रह गया, आपकी समस्याओं में प्रोटेस्ट तक यहाँ तक आकर के बैठना भी रह गया है। तो इनकी भक्ति भावना को समझ करके साथ आएंगे और एसएससी के विरुद्ध मजबूती से शुभम सर के साथ सर्व सेवा और भारत के सभी बच्चे भी साथ आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मातरम। पिछले बार भी जो है हेडक्वार्टर पे इनका साक्षात्कार लिया, सौभाग्य मिला मुझे। बहुत जल्दी के साथ खड़े हैं जी, गर्मी तो बहुत ज्यादा है भाई, जाना नहीं है किसी को जी, जाना नहीं है। ये प्रोटेस्ट समस्याएं तो तमाम प्रकार की है, लेकिन सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो भारत भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।